हेलो दोस्तों, मैं सुहेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं ब्लड रक्त, जिसकी श्रृंखला आगे बढ़ रही है। उसमें अपन ने पढ़ चुका है प्लाज्मा और अपन ने स्टार्ट किया था आरबीसी। उसी आरबीसी को अपन लेकर आगे बढ़ते हैं। तो यदि हम बात करते हैं आरबीसी, थोड़ा क्विक रिवीजन दिमाग में आप करते चलेंगे। आरबीसी का क्या काम है? तो आरबीसी हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। समझना, यदि अपन आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का आकार होता है बाइकॉन्केव। हिंदी में इसे कहा जाता है उभयोत्तल। उभयोत्तल से क्या मतलब है कि क्या होता है, जो आरबीसी है उसकी ऊपर की सतह में भी ऐसे कर्व जैसा बना हुआ है और नीचे की सतह में भी ऐसे कर्व बना हुआ है। अब ये कर्व इसीलिए बना हुआ है ताकि क्या कर सकते हैं कि वो जो आरबीसी है उसमें ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन आ सकता है, और ज्यादा से ज्यादा उसमें हीमोग्लोबिन आएगा तो वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, है ना। मान लो ऐसी है तो वो उसकी जगह है, लेकिन ऐसा थोड़ा सा झुक गई, कर्व हो गई तो ज्यादा जगह मिल गई। तो आरबीसी का आकार क्या होता है? बाइकॉन्केव। इसके आकार के बदलने से डिसीज होती है, वहां अपन कुछ समय बाद पहुंचेंगे। ठीक, फिर यदि अपन बात करते हैं तो आरबीसी के निर्माण के लिए हमें आवश्यकता होगी आयरन, कोबाल्ट, विटामिन B6, B9, B12 और साथ ही साथ हमें चाहिए प्रोटीन। ये सब जब सब्सटेंस मिलते हैं तो वो फॉर्मेशन करते हैं किसका? आरबीसी का। हमारे शरीर में बनने वाली जो आरबीसी हैं, यदि हम इनकी संख्या की बात करते हैं, इनके नंबर की बात करें तो ये होते हैं 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर। ठीक, 50 to 55 लाख पर क्यूब मिलीमीटर, है ना। अब पूरे शरीर में तो आरबीसी की संख्या को निकालना बड़ा मुश्किल है, छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, है ना। यदि आरबीसी के आकार की बात करें, सेल का जब इंट्रोडक्शन देख रहे थे तो वहां पर बात कर चुके हैं, सेकंड स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। आरबीसी मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे छोटी कोशिका है। पहली है स्पर्म, दूसरी है आरबीसी। इसका आकार होता है 7 माइक्रोन या 7 मिलीमीटर। अब इतनी छोटी को पूरे शरीर में निकालना तो असंभव सी बात है, तो उसका क्या किया गया कि 1 क्यूब मिलीमीटर एरिया में जो ब्लड है उसको लिया गया, उसमें काउंट किया गया तो देखा गया उसकी संख्या होती है 50 से 55 लाख क्यूब पर क्यूब मिलीमीटर। ठीक, फिर यदि अपन आगे बढ़े, अपन और देखना चाहें तो ये जो संख्या है इसको हमने कैसे निकाला? तो इसे निकालने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसका कहते हैं हीमोसाइटोमीटर। हीमो हो गया हीमोग्लोबिन के लिए, साइटो मतलब साइटोलॉजी, कोशिका, और मीटर मतलब मापने वाला। तो हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या को गिनने के लिए, आरबीसी का नंबर यदि हमें काउंट करना है तो उसे काउंट करने के लिए हीमोसाइटोमीटर यूज करते हैं। देखिए आजकल तो बहुत अलग अलग प्रकार के हीमोसाइटोमीटर्स आते हैं जो ये सब काउंट में हेल्प करते हैं। पहले जो मीटर आता था ना, वो जैसे हारमोनियम, या आपने देखा होगा टाइपराइटर की जैसे बटन है वैसे रहती थी। माइक्रोस्कोप में अपन देख रहे हैं, यदि आरबीसी है तो आरबीसी को अपन ने 5 बार दबाया, डब्ल्यूबीसी है तो उसको दबाया, लिम्फोसाइट्स ये सब देख के उसको यूज करते थे। अब तो खैर डिजिटल आते हैं, तो उसे ही कहा जाता है हीमोसाइटोमीटर। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। बढ़िया पॉइंट है, उसको अच्छे से समझेंगे। देखो, यदि हम बात करें आरबीसी की तो 100 मिलीलीटर ब्लड में, 100 मिलीलीटर ब्लड में 15 से 16 ग्राम जो है ये होती हैं आरबीसी। आपने सुना है जब ब्लड रिपोर्ट आती है, ब्लड रिपोर्ट में लिखा रहता है कि कोई के शरीर में 12% हीमोग्लोबिन है, 15% हीमोग्लोबिन है, तो क्या होता है, अब इतने बड़े पूरे शरीर का ब्लड निकाल के तो हीमोग्लोबिन निकालना असंभव है,
तो क्या एक लिमिट है कि यदि किसी के शरीर में 100 मिलीलीटर ब्लड है तो उसमें 15 से 16 ग्राम क्या होता है, आरबीसी या हीमोग्लोबिन आप कहते हैं। तो क्या करते हैं, जो अपने पैथोलॉजी वाले हैं वो निकालते हैं 10 मिलीलीटर ब्लड, और उस 10 मिलीलीटर ब्लड में क्या होना चाहिए, 1.5 टू 1.6 ग्राम जो है ये क्या होना चाहिए, हीमोग्लोबिन, या ये क्या होना चाहिए, आरबीसी। इस बेस पे वो परसेंट निकाल के और अपन को बता देते हैं। यदि वो बोल रहे हैं कि आपके ब्लड में 10% हीमोग्लोबिन है, मतलब 100 मिलीलीटर ब्लड में 10 ग्राम आरबीसी है। यदि वो कह रहे हैं कि आपके ब्लड में 12% हीमोग्लोबिन है, मतलब 100 मिलीलीटर ब्लड में 12 ग्राम आरबीसी है, तो ऐसे ही क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है। जो लड़कियों के लिए होना चाहिए कितना, 11 से 13%, और लड़कों का होना चाहिए 13 से 15%। ये अपनी हीमोग्लोबिन की लिमिट है जो हमारी बॉडी में होना चाहिए। ठीक, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक सीक्वेंस समझना तो फिर एक लॉजिक समझ जाओगे। यदि हम बात करते हैं कि हमें कोई कार्य करना है, एक कॉन्सेप्ट समझना, हमें कोई भी कार्य करना है, इस दुनिया में किसी भी कार्य को यदि करना है तो हमें आवश्यकता होगी एनर्जी या ऊर्जा की, है ना। परिभाषा है ना, कार्य करने की क्षमता जो है क्या कहलाती है, ऊर्जा। मतलब कोई भी काम करना है, कोई भी वर्क यदि करना है तो उसे करने के लिए हमें चाहिए एनर्जी। अब मनुष्य के शरीर के साथ क्या है कि मनुष्य एनर्जी या ऊर्जा कब बनाएगा, जब हमारा ग्लूकोज C6H12O6 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है। एंजाइम यहां पर रिएक्शन करते हैं, एंजाइम इस कार्य को करने में मदद करते हैं। तो जब ये टूटता है तो हमारा शरीर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और साथ ही साथ इसी समय हमारी बॉडी बनाती है 38 एटीपी, जिसे अपन कहते हैं हमारे शरीर में बनने वाली एनर्जी, या इसे हम कहते हैं हमारे शरीर में बनने वाली ऊर्जा। यदि आपको याद हो तो सेल जब अपन पढ़ रहे थे तो माइटोकॉन्ड्रिया में उसमें अपन ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब सीक्वेंस समझो। हमें करना है कोई काम, चाहिए एनर्जी। अब हमारा शरीर एनर्जी कब बनाएगा, जब क्या टूटेगा, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज तो डाइजेशन या पाचन के बाद हमारी सेल में पहुंच चुका है। क्या, कैसे, क्यों पहुंचा, है डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी सेल में ग्लूकोज पहुंच चुका है। अपन ने किया रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन करने से ऑक्सीजन भी सेल में पहुंच गई, और एंजाइम ने ये प्रोसेस की और हमारे लिए बना दिए एनर्जी। ये प्रोसेस है, चल रही है, हमारा जीवन चल रहा है। अब समझो, मान लो अपन कोई कठिन काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। हार्ड वर्क का मतलब जैसे साइकिलिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं, कोई भारी वस्तु को उठा रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। जब ज्यादा काम कर रहे हैं तो ज्यादा काम को करने के लिए हमें ज्यादा चाहिए एनर्जी। अब हमारा शरीर ज्यादा एनर्जी कब बनाएगा, ज्यादा लगातार फ्रीक्वेंटली वो एनर्जी कब प्रोड्यूस करेगा, जब हमारे शरीर में ज्यादा से ज्यादा क्या पहुंचती रहेगी, ऑक्सीजन। क्योंकि ग्लूकोज तो हमने पाचन के बाद खाना से निकाल के रख लिया है। हमारी सेल में ज्यादा से ज्यादा क्या पहुंचना चाहिए, ऑक्सीजन। अब जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचेगी ग्लूकोज टूटेगा और हमारे लिए क्या बनेगी, एनर्जी। इसी को आप आजमाने के लिए देखना, अपन थोड़ा हार्ड वर्क करते हैं, थोड़ा काम करते हैं और अपन हांफने लगते हैं। हांफने लगते हैं का मतलब क्या होता है, अपन नाक के साथ साथ मुंह से भी हवा लेना चाह रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या पहुंच जाए, ऑक्सीजन। और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी तो ग्लूकोज टूटेगा और लगातार जल्दी जल्दी हमारे लिए क्या बनती रहेगी, एनर्जी। लेकिन याद रखना, अपन चाहे मुंह से सांस ले लें, नाक से सांस ले लें, उतनी ही एयर या उतनी ही हवा को अपन अंदर खींच सकते हैं जितने अपने लंग्स या फेफड़े की क्षमता है। ऐसा नहीं होगा कि आप मुंह और नाक से सांस लेने लगे तो लंग्स की क्षमता से ज्यादा, है ना, जो लंग्स की कैपेसिटी उससे ज्यादा एयर स्टोर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा, अब लेकिन काम तो अपन लगातार कर रहे हैं, हमें एनर्जी तो चाहिए, लेकिन अब हम हवा तो उतनी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, है ना, हांफने लगते हैं अपन। अब गौर करना, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ऑक्सीजन तो चाहिए। इस ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करता है, आरबीसी। तो यहां पर काम में लगता है आरबीसी, और आरबीसी कहता है कि भैया इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है, अब हमें बटना पड़ेगा, हमें अपनी संख्या बढ़ानी पड़ेगी ताकि जितनी भी ऑक्सीजन है वो ज्यादा से ज्यादा हर एक कोशिका के पास पहुंच सके। तो जैसे ही हम हार्ड वर्क करते हैं, कठिन काम करना चालू करते हैं, हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या
नंबर ऑफ आरबीसी ये क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें क्या मिल सके, ऑक्सीजन। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी उतनी ज्यादा हम क्या बनाएंगे, एनर्जी। ठीक है, तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, हमेशा चलती रहती है। थोड़ी भी हार्डवर्क करें, मान लो आप खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी, नंबर बढ़ेंगे, संख्या बढ़ जाती है आरबीसी की। इसी को आप कैसे महसूस कर सकते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा मान लो रनिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, जिम में ज्यादा डंबल मार रहे हैं, तो देखना उनके नाक और मुंह से खून निकलने लगता है ना। अब भले कितना डेडिकेशन आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा, पर फिर भी मूवी में आप देख सकते हैं, या हो सकता है कोई हो इतना डेडिकेशन वाला, तो आप देखें रनिंग करेंगे तो उनके नाक और मुंह से खून निकलने लगता है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे वो काम कर रहे हैं ज्यादा, तो ज्यादा क्या चाहिए उनको, एनर्जी। एनर्जी को पहुंचाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जिसे बनाने के लिए आरबीसी की संख्या बढ़ गई है। अब आरबीसी की संख्या बढ़ तो गई, लेकिन हमारी जो धमनी सिरा है, आर्टरी और वेन्स है, उनमें तो जगह निश्चित है कि भैया हम इतनी ही जगह पर इन सबको रख पाएंगे। अब जब जरूरत से ज्यादा आरबीसी बढ़ गई तो वो कहां जाए, तो जो आरबीसी जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है वो नाक और मुंह से बाहर निकल जाती है। और आरबीसी कल अपन पढ़े थे, हीमोग्लोबिन के कारण उसका रंग लाल होता है। तो जब आरबीसी नाक और मुंह से बाहर निकलती है तो ऐसा लगता है जैसे खून बाहर निकल रहा है, तो इसलिए अपन बोलचाल में कह देते हैं कि नाक और मुंह से खून निकल गया, है ना। रनिंग वाला कह रहा हूं मैं, गर्मी में नहीं, गर्मी में आपने बोलचाल में सुना होगा कि कहते हैं नाक फूट गई, खून निकल रहा है, वो म्यूकस ग्लैंड के प्रभावित होने से होता है, उसका आरबीसी से, एनर्जी से कोई संबंध नहीं। ठीक है, ये जब ज्यादा वर्कआउट करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, नाक बहती है या मुंह से खून निकलता है, तो उसका कारण यही होता है। जब आरबीसी की संख्या, समझना इस पॉइंट को, जब आरबीसी की संख्या बढ़ते बढ़ते 30% से ज्यादा बढ़ जाए, इंक्रीज मोर देन 30%, तब क्या होता है, आर्टरी और वेन, धमनी और सिरा इस आरबीसी को नहीं रख पाती हैं और ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसे अपन कहते हैं कि नाक और मुंह से खून निकलना। ठीक, खून निकलना तो ठीक है, लेकिन असल में उसमें क्या निकलती है, तो वो सब होती है आरबीसी। ठीक, तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है जब हमें ज्यादा क्या चाहिए, एनर्जी। अब होगा क्या, आप मान लो बार बार एक काम कर रहे हो, कि आप जिम रोज जाने लगे, साइकिलिंग रोज करने लगे, रनिंग रोज करने लगे, या आप योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे फेफड़े की सांस लेने की क्षमता बढ़ गई, कि हम पहले जितनी सांस ले रहे थे उससे ज्यादा सांस लेने लगे, ऐसा नहीं होगा। जब आप लगातार उस चीज की प्रैक्टिस करते हैं, लगातार उस पर आप काम करते हैं, तो होता क्या है, हमारी मसल्स या मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, और मसल्स या मांसपेशियां मजबूत होने की वजह से क्या होता है, हमारे फेफड़े के सांस को रोकने की क्षमता बढ़ जाती है। होता है ना, अपन ऐसे करके सांस रोके, तो यदि क्षमता ज्यादा है तो देर तक रोके, नहीं तो फिर अपन हवा बाहर कर दिए। तो जब अपन मेडिटेशन करते हैं तो मसल्स मजबूत हो जाती हैं, है ना, विलिंग पावर स्ट्रांग हो जाती है, ब्रेन एक्टिव हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, लंग्स के अंदर जो हवा उसको देर तक रोकते हैं, और जितनी देर हवा रोकेंगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी, तो फिर क्या होता है कि हमें उसकी आदत हो जाती है। फिर मान लो आप रोज रोज जिम जा रहे हैं, रोज साइकिलिंग कर रहे हैं, रोज रनिंग कर रहे हैं, तो आपको फिर ऐसा हांफने की जरूरत नहीं होगी, धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। तो क्या होता है, मसल्स एक्टिव होती है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आरबीसी जो है जरूरत पड़ने पर इसकी संख्या बढ़ जाती है। अब जब संख्या बढ़ती है तो संख्या घटती भी है ना। संख्या बढ़ने का एक और लॉजिक उसका भी समझेंगे, पर पहले समझो संख्या घटने। ठीक है, अब कब इसके नंबर्स कम होंगे, जब हमें कम एनर्जी चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है, एनर्जी बनती, श्वसन होता है, रेस्पिरेशन। अब हमें कम एनर्जी कब चाहिए, तो हमें कम एनर्जी चाहिए सोते समय। एक फैक्ट है, याद रखना, जब अपन सोते हैं तो सोते समय क्या होता है, हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या 5% से 10% कम हो जाती है। आरबीसी के जो नंबर्स हैं हमारी बॉडी में 5 to 10% ये डिक्रीज हो जाते हैं, ये घट जाते हैं। इसको आप कैसे महसूस करोगे, आपने ये एहसास किया है, जब अपन सुबह उठते हैं तो थोड़ा सा अपने अंदर उतनी फुर्ती नहीं होती जितना पूरा दिन रहती है। ठीक है, आप देखना जब अपन उठते हैं तो ऐसा नहीं होता कि अपन फुर्ती से उठ गए, थोड़ी 1-2 मिनट तक अपन को हल्का से ऐसा लगता है कि अरे ये क्या है, क्यों उठ गए, कैसा क्या। वो क्यों होता है, क्योंकि उस समय हमारे शरीर में आरबीसी क्या है, कम आरबीसी है, कम ऑक्सीजन पहुंच रही है, कम ऊर्जा बन रही है।
फिर जैसे ही अपन उठ जाते हैं 1-2 मिनट हो जाता है, सांस लेना चालू कर देते हैं, तो फिर से आरबीसी बन जाती है और आरबीसी की संख्या फिर से बराबर आ गई, तो अपन को सब सही लगने लगता है। महसूस किया होगा ना सुबह, देखो अलाली अलग है ना, कि बिस्तर से नहीं उठ रहा है, बिस्तर में मोबाइल चला रहा है, ठंड लग रही है, ये सब अलाली है। लेकिन वो शुरू के जो 1-1.5 मिनट हल्का सा आपको समय लगता है कि आंख खोले, थोड़े बहुत हाथ पैर फैलाए और उसके बाद फिर अपन एनर्जेटिक होते हैं, वो आरबीसी है भाई। अलाली का और आरबीसी का संबंध नहीं, दोनों को जोड़ नहीं देना। नहीं पता चला मम्मी कहे उठ जाए तो मम्मी से कह रहे हैं कि मम्मी रुक जाओ आरबीसी बन रही है ना, ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ शुरू के 1-1.5 मिनट की घटना होती है बस। तो आरबीसी की संख्या बढ़ती भी है, आरबीसी की संख्या घटती भी है। अब आरबीसी का एक और पॉइंट देखेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक, अब देखो इसको थोड़ा समझेंगे, है ना, ज्योग्राफी के हिसाब से इसको कनेक्ट करके अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि पहाड़ में चढ़ते समय, सीढ़ियों में चढ़ते समय, पहाड़ में चढ़ते समय आरबीसी में क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसा ही क्वेश्चन लिखा आता है। तो अब समझना, देखो क्या होगा, अपन ये पहाड़ है मान लो, इस पहाड़ में अपन ऊपर जा रहे हैं। अब जैसे ही हम पहाड़ के ऊपर पहुंचते हैं तो क्या होगा, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर जो हवा है इसकी डेंसिटी या इसका घनत्व जो है ये कम होने लगता है। ठीक, जैसे जैसे हवा के ऊपर, जैसे जैसे अपन पृथ्वी सतह से ऊपर जाते जाते हैं, यहां पर हवा की डेंसिटी या घनत्व जो है कम होने लगता है ऊपर जैसे जाएंगे। अब जब अपन बहुत ऊपर चले गए, ऊंचाई पे चले गए, तो क्या होगा, यहाँ पर बोलचाल में आपने कहा होगा, सुना होगा, कहते हैं हवा पतली हो गई, है ना, कहते हैं सांस लेते नहीं बन रहा, हवा पतली है। हवा पतली हो गई मतलब जैसे जैसे ऊंचाई पे गए तो हवा की जो डेंसिटी है या जिसे अपन कहेंगे घनत्व, ये डेंसिटी या घनत्व क्या हो गया, कम। घनत्व का मतलब जो मॉलिक्यूल्स है, यदि पास पास है, मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास है तो डेंस है, और लेकिन वो दूर दूर है तो रेयरर है ना, तो डेंसिटी यहां पर क्या हो जाती है, घनत्व हो जाता है कम। अब कम घनत्व है तो यहां पर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लगेगी हमें, ऊर्जा, और ऊर्जा ज्यादा लगे तो इसके लिए किसको बढ़ना पड़ता है, आरबीसी को। आरबीसी बढ़ेंगी, ऑक्सीजन पहुंचाएंगी, ग्लूकोज टूटेगा, एनर्जी बनेगी। तो जब पहाड़ पे ऊपर चढ़ते हैं तो शरीर को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बन सके, इसलिए आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, याद रखेंगे, इसलिए संख्या बढ़ती है, हवा पतली हो जाती है, घनत्व कम हो जाता है, तो हम ज्यादा से ज्यादा, वहां हवा तो है ही नहीं, तो जितनी भी हवा आ रही है वो ज्यादा से ज्यादा शरीर में फैले और एनर्जी बने, इसलिए आरबीसी के नंबर जो है ये क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक, इसलिए आप देखना जो पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं, अपन कहते हैं ना कि पहाड़ी लोग जो हैं, तो देखना पहाड़ी जो लोग होते हैं वो देखना आपको बहुत उनके गाल जो होते हैं सफेद, या आप लड़कियों के, पहाड़ी लड़कियों के गाल देखेंगे तो वो गुलाबी गुलाबी दिखाई देते हैं। तो उसका एक कारण ही होता है, वो गुलाबी इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि पहाड़ी मतलब जो पृथ्वी सतह है, समुद्र तल है, उससे वो ऊंचाई पर है। अब वो हमेशा ऊंचाई पर रह रहे हैं तो उनके शरीर में हमेशा आरबीसी की संख्या ज्यादा है, और आरबीसी की संख्या ज्यादा है मतलब हीमोग्लोबिन ज्यादा है, तो वो लाल दिखाई देते हैं। इसलिए देखना पहाड़ी लोग जो है मतलब काले तो अपन नहीं कहेंगे, अश्वेत बहुत कम होते हैं। ठीक है, वो ज्यादातर क्या होते हैं, लाल होते हैं, और या तो फिर बहुत ज्यादा गुलाबी हो जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर में किसकी संख्या ज्यादा होती है, आरबीसी की। ठीक, तो समझ गए, पहाड़ों में चढ़ने पर और कठिन काम करने पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। यदि आरबीसी की संख्या 30% से अधिक हो जाए, मोर देन 30%, तो नाक और मुंह से खून निकलने लगता है, और सोते समय आरबीसी की संख्या 5 से 10% कम हो जाती है। ठीक, मान लो कोई फैक्ट मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, मैं ये बोल के लिखा रहा हूं, तो आप तुरंत उसको कॉपी में लिखते चलें। जब आप कॉपी में नोट्स बनाएं तो नोट्स बनाते समय पॉइंट लिखने के बाद 2-4 पॉइंट के बाद 2-3 लाइन छोड़ दें। मान लो आप कहीं पर कुछ पढ़ते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, कुछ अच्छा मिलता है तो उसको वहां जोड़ लो, तो बार बार 2-3 कॉपी नहीं बनाना पड़ेगा, एक कॉपी से ही काम हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब एक क्वेश्चन बनता है, ठीक, उसको थोड़ा सा समझ लो। अच्छा, फैक्ट अच्छा है। आपसे क्वेश्चन में पेपर में पूछेगा, शरीर में ऐसा कौन सा ऑर्गन है या ऐसा कौन सा अंग है जहां रक्त नहीं पहुंचता है। ठीक,
याद रखना, बाल और नाखून नहीं, बाल और नाखून तो नॉन लिविंग है, अजीवित है, तो वहां पर तो ब्लड नहीं पहुंच रहा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा लिविंग पार्ट या ऐसा जीवित घटक जहां पर ब्लड नहीं पहुंचता है, ये आपसे एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। समझते हैं इसको अपन। अच्छा पहले थोड़ा आंख समझो। आंख अपन नर्वस सिस्टम में पूरा पढ़ेंगे डिटेल से, बस यहां थोड़ा सा समझो। यदि हम आंख की बात करें तो आंख के बीचों बीच का जो पार्ट है इसे हम कहते हैं आइरिस, सॉरी, आंख के बीचों बीच का जो पार्ट है इसे कहते हैं प्यूपिल, हिंदी में इसे अपन कहते हैं पुतली। ये प्यूपिल ही वो पार्ट है जिससे लाइट अंदर जाती है, ठीक है, प्रकाश अंदर गया फिर बाकी सब काम हुआ। इस प्यूपिल को कंट्रोल करने के लिए इसके चारों तरफ जो हिस्सा पाया जाता है, जिसको देख के अपन कहते हैं कि आंख का रंग ये है वो है, तो ये जो पार्ट है ये कहलाता है आइरिस। इस हिस्से को हम कहते हैं आइरिस। अब प्यूपिल को आइरिस नियंत्रित करता है, इससे क्या मतलब है समझना। मान लो अपन ऐसी जगह खड़े हुए हैं जहां पर बहुत ज्यादा लाइट है, तो क्या होगा, उस समय आइरिस प्यूपिल का आकार छोटा कर देगा, क्योंकि यदि बहुत ज्यादा लाइट अंदर चली गई तो हमारी रेटिना जो है, आंख की रेटिना, आंख की जो नर्व है, आंख की जो मसल्स है वो डैमेज हो जाएंगी। तो आइरिस क्या करता है, प्यूपिल को छोटा सा कर देता है। मान लो अपन ऐसी जगह है जहां पर लाइट बहुत कम है या अंधेरी जैसी कंडीशन हो गई है, तो वहां पर आइरिस क्या करता है, पुतली को, प्यूपिल को बड़ा कर देता है कि भैया एक तो वैसे ही लाइट नहीं है, तो जितनी जो है वो ज्यादा से ज्यादा अंदर जाए, तो क्या होता है वो आइरिस को बड़ा कर देता है, आइरिस प्यूपिल को क्या कर देता है, बड़ा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जब आप धूप में होते हैं और धूप के बाद सीधे जब आप कमरे में आते हैं तो कुछ सेकंड तक आपको नहीं दिखाई देता। आप धूप में हो मतलब क्या है, वहां पर लाइट बहुत ज्यादा है, और लाइट ज्यादा है मतलब आइरिस ने क्या किया है, प्यूपिल का आकार छोटा कर दिया है कि भैया इतनी सारी लाइट अंदर ना जाए। अब एकदम से आप अंधेरे कमरे में आओगे, अंधेरे कमरे में अंधेरा है, लाइट बिल्कुल भी नहीं है, और आपकी प्यूपिल का आकार भी छोटा सा है, मतलब आंख में लाइट ही नहीं जा रही है, इसलिए अपन को अच्छे से नहीं दिखता। फिर अपन 2-4 बार आंख बंद करते हैं, ऐसा करते हैं, आंख बड़ी छोटी करते हैं, सब सही हो जाता है, क्योंकि उस समय तक आइरिस प्यूपिल को क्या कर देता है, उस लाइट के हिसाब से सराउंड की जो सिचुएशन है वैसे वो प्यूपिल को एडजस्ट कर देता है कि भैया ये ऐसी ऐसी बात है, इतनी लाइट की जरूरत होगी। होता है जैसे सो के उठते हो तो क्या एक ही बार में आंख खोल लेते हो, सो के उठते हो उसके बाद जैसे लाइट पड़ती तो ऐसे आंख छोटी करोगे, आंख 1-2 बार बंद करोगे, या मान लो आप सो रहे हो और कोई एकदम से लाइट जला दे तो आप आंखें ऐसे बंद करोगे। तो सो रहे थे, लाइट जा नहीं रही थी, प्यूपिल का आकार बिल्कुल छोटा सा था, ठीक है, और उसी समय एकदम से किसी ने क्या चालू कर दिया, लाइट, तो अपनी आईज को सही नहीं पाई, तो अपन क्या थोड़ा चिड़चिड़ा जाते हैं। तो इस प्यूपिल को कंट्रोल करने का काम होता है आइरिस का। अब इस प्यूपिल और आइरिस दोनों को सुरक्षा प्रदान करने के, दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी एक सतह, एक अंग है जिसे हम कहते हैं कॉर्निया। इन सब की हिंदी में बताऊंगा, है ना, अभी आप इंग्लिश में ही चलने दो, ये कॉर्निया और के नाम यहाँ कंफ्यूज जाओगे हिंदी में, ठीक है। स्वच्छ मंडल कहते हैं, पर आप अभी सिर्फ कॉर्निया समझो। तो ये जो इतना जो हिस्सा है ना अपनी आंख का, वो वाला हिस्सा जिसके कारण कलर है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लगा हुआ है, उसे अपन कॉर्निया कहते हैं। जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा कि आजकल लड़कियां क्या करती हैं, कपड़े से मैचिंग आंख का रंग दिखे इसलिए वो लेंस उठा के ऐसे लेंस लगा लेती है ना आंख में, कि जिस रंग का, हरे रंग का कपड़ा तो हरे रंग की आंख, लाल कपड़ा तो लाल, है ना, मतलब दोनों के एक से कलर की, ऐसा नहीं एक लाल एक हरी, ठीक है। तो वो जो निकाल के वो लगाते हैं ना जो लेंस जैसे, वैसे ही होती कॉर्निया, ट्रांसपेरेंट। अब ये कॉर्निया जो है, कॉर्निया एक ऐसा पार्ट है हमारे शरीर का जहां ब्लड नहीं पहुंचता, ठीक। अब थोड़ा ये आश्चर्य वाली बात हो गई कि ऐसा पार्ट है जहां पर क्या होता है, ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, रक्त नहीं पहुंचता है। अब जब ब्लड नहीं पहुंचता है, लॉजिक समझना, ब्लड नहीं पहुंच रहा है मतलब आरबीसी नहीं पहुंचेगी, आरबीसी नहीं पहुंच रही है मतलब वहां पर हीमोग्लोबिन नहीं पहुंचेगा, और जब हीमोग्लोबिन नहीं पहुंचेगा मतलब ऑक्सीजन नहीं जा रही है, और ऑक्सीजन नहीं जा रही मतलब कॉर्निया क्या नहीं बना रही है, एनर्जी, और जब एनर्जी नहीं बनाएगी मतलब काम नहीं करेगी। लेकिन ऐसा तो है नहीं, कॉर्निया तो काम कर रही है, अपन को चीजें दिख रही हैं, अपन आंख को यहां वहां भी घुमा रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है। अब कैसे, तो याद रखना, कॉर्निया एकमात्र ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो अपना काम करने के लिए ऑक्सीजन को सीधे सीधे ले लेती, कहां से, एटमॉस्फेयर से।
कॉर्निया अपना काम करने के लिए सीधे सीधे वायुमंडल से, वायुमंडल की हवा जो है बह रही है, वो हवा आके कॉर्निया से टकराई, कॉर्निया ने डिफ्यूजन किया, विसरण किया और उससे ऑक्सीजन को ले लिया। तो कॉर्निया एकमात्र ऐसा अंग है हमारे शरीर में जो अपना कार्य करने के लिए ऑक्सीजन सीधे लेता है वायुमंडल से, और ऐसा अंग जिसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है वो भी है कॉर्निया। ऑक्सीजन पहुंच गई, ऑक्सीजन पहुंची तो उसने एनर्जी बना लिया, काम करने लगा। ठीक, उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। ले ले सर स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये जो है ये कुछ बेसिक हो गया अपना किसका, आरबीसी का। अब यदि अपन आरबीसी की बात करें तो आरबीसी से संबंधित बहुत सी बीमारियां होती हैं। ठीक, बहुत सारी ऐसी डिसीज हैं जो आरबीसी से रिलेटेड होती है, बहुत सारी उसमें से आपने सुना होगा, कुछ नहीं होगी पर सरल, सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक, तो अपन यहां पर बात करते हैं डिसीज रिलेटेड टू आरबीसी, आरबीसी से संबंधित रोग। पहला जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपने बिल्कुल सुना होगा। पहली जो डिसीज है इसे अपन कहते हैं एनीमिया, हिंदी में कहते हैं अल्प रक्तता। ठीक, अल्प मतलब कम, रक्त मतलब ब्लड, एनीमिया। अब मान लो आप एनीमिया से नहीं समझ पा रहे तो बोलचाल में आपने इसे सुना होगा कि शरीर में खून की कमी हो जाना। कहते हैं ना कि वो व्यक्ति, उसके शरीर में खून कम हो गया, खून का परसेंट कम हो गया है, कम उसको खून हो गया है ना, तो खून की कमी बोलचाल में कहते हैं, लेकिन साइंस की टर्म में याद रखना उस डिसीज का नाम क्या है, एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है शरीर में आरबीसी की कमी हो जाना। जब हमारे शरीर में आरबीसी की कमी हो जाए तो उस बीमारी को हम क्या कहते हैं, एनीमिया। अब आरबीसी की कमी कब होगी, यहां पर आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। अपन ने लिखा है आरबीसी के निर्माण के लिए क्या क्या चाहिए, तो आरबीसी के निर्माण के लिए चाहिए आयरन, कोबाल्ट, विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12। ठीक, ये सभी चाहिए तब क्या बनता है हमारे शरीर में, आरबीसी। अब इसमें से कोई की भी कमी हो जाए, ठीक, इनमें से कोई की भी हमारे शरीर में कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो क्या होगा, आरबीसी ही नहीं बनेंगी, और आरबीसी नहीं बनेंगी मतलब उसकी संख्या कम हो गई, और आरबीसी की संख्या कम हो जाना उसे ही कहते हैं खून की कमी, या उसे ही अपन क्या कहते हैं, एनीमिया। तो इसमें से कोई भी आ जाए, आयरन की कमी से, कोबाल्ट की कमी से, B6, B9, B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इन सब की डेफिशिएंसी से या इन सब की कमी से जो होने वाली बीमारी है, इस बीमारी को हम कहते हैं एनीमिया। घर की भाषा में बोले तो खून की कमी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, हम इसके नेक्स्ट डिसीज देखते हैं। अब ये तो था कि आरबीसी की संख्या कम हो गई। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ व्यक्तियों के शरीर में ब्लड ज्यादा हो जाता है। आपने सुना होगा कि कहते हैं कि यार उसके शरीर में खून ज्यादा हो गया तो डॉक्टर ने उसे फल खाने के लिए मना किया है, डॉक्टर ने उसको क्या आयरन वाली चीजें के लिए, जैसे क्या कहेंगे अपन, किशमिश, पालक, गुड़ या फ्रूट जूस, इनको पीने के लिए मना किया है। तो उस बीमारी को कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। पॉली का मतलब पता है आपको, पॉली ग्रीक टर्म जिसका मतलब होता है मैनी या बहुत, तो पॉलीसाइथीमिया, इस बीमारी में क्या होता है, आरबीसी की संख्या ज्यादा हो जाती है। आरबीसी की संख्या जितनी होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाती है। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि संख्या ज्यादा हो जाती है तो क्या दिक्कत है, क्या भैया, क्या इसको बीमारी कह रहे हैं, अच्छा तो है, कम होने पे कहते हैं कि खाओ आयरन वाली चीज खाओ, बढ़ाओ, अब बढ़ गया तो कह रहे हैं कि बीमारी है। तो कारण समझो उसका, जब आरबीसी अपने पास ज्यादा है तो जरूरत से ज्यादा आरबीसी क्या करेगा, हमेशा ऑक्सीजन को जबरदस्ती लेकर जाएगा। किसी अंग को काम नहीं भी करना है तो वहां जबरदस्ती ऑक्सीजन पहुंचा रहा है,
लंबे समय तक जब अननेसेसरी अनावश्यक रूप से किसी भी मसल्स के पास, किसी भी अंग के पास ऑक्सीजन पहुंचेगी तो मजबूरन उसे काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन बनेगी मतलब वो एनर्जी बनाएगा, और जरूरत से ज्यादा काम करने के कारण वो जो मसल्स हैं, जो ऑर्गन या अंग जो लंबे समय तक काम करते हैं, धीरे धीरे उनके कार्य करने की क्षमता कम होने लगती है कि भाई इतना ज्यादा उनके पास ऑक्सीजन आ रही है, जरूरत नहीं है तो भी काम कर रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं। तो जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन होने पर क्या होगा, जरूरत से ज्यादा एनर्जी बनेगी, उनको अननेसेसरी काम करना पड़ेगा, और जो उनका असली काम करने की जो एज थी वो एज कम हो जाएगी। तो खून का बढ़ जाना भी समस्या है ना, और बढ़ गया तो उस बीमारी को कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। ये स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। ठीक, फिर इसके बाद ये जो बीमारी है इसको आप अच्छे समझें, इसका नाम आपने जरूर सुना। इस बीमारी को कहा जाता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, हिंदी इंग्लिश दोनों बिल्कुल नहीं घबराएंगे। सिकल सेल एनीमिया, ठीक। सिकल से क्या मतलब है तो याद रखना, सिकल जो है ये एक आकार, बिल्कुल रिलैक्स होकर समझो, बहुत सारा। सिकल जो है ये एक शेप है, एक आकार है, जिसे हिंदी में अपन कहते हैं हंसियाकार। हंसिया तो सभी ने देखा होगा, हंसिया किसी के लिए नया है नहीं, हंसिया तो जानते ही होंगे कैसा होता है हंसिया का आकार। देखा ना, सामने वाला हिस्सा जो हंसिया का कुछ ऐसा दिखाई देता है, यह ऐसे लकड़ी जैसा लगा रहता है, इसके ऊपर बैठ के इसमें लात रख के अपन काट देते हैं, ये वाला हिस्सा जहां से काटते हैं ये हंसिया है ना, हंसिया जैसा। तो ये जो शेप है, इस शेप को कहा जाता है सिकल शेप, या इसे अपन कहते हैं हंसियाकार। अब समझो, जब अपन लेक्चर चालू कर रहे थे तो अपन ने पहला ही पॉइंट लिखा था कि आरबीसी जो है इनका शेप कैसा होता है, तो मनुष्य के शरीर में आरबीसी का शेप जो है ये होता है सिकल शेप। हंसियाकार, सॉरी सिकल शेप नहीं, इस समय इनका शेप क्या होता है, बाइकॉनकेव। जब हमारे शरीर में आरबीसी है, कोई बीमारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो आरबीसी का आकार कैसा होता है, शेप इसका होता है बाइकॉनकेव। अब होता क्या है, ऐसा व्यक्ति जिसको सिकल सेल एनीमिया बीमारी है, उसके जीन में कुछ परिवर्तन होता है, उसके जीन में सीक्वेंस में एक चेंज होता है, एक परिवर्तन होता है। जब अपन जेनेटिक डिसीज पढ़ेंगे, अनुवांशिक बीमारी, तो वहां मैं जीन भी बताऊंगा कौन सा, और क्या सीक्वेंस बदलता है वो भी बताऊंगा, पर यहां जरूरत नहीं है इसलिए अपन इस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो आरबीसी का क्या होता है, जीन प्रभावित होते हैं, तो आरबीसी जो बाइकॉनकेव है, इस आरबीसी का आकार बदल जाता है, और इस आरबीसी का आकार हो जाता है सिकल सेल। ठीक, आरबीसी ऐसी होना था बाइकॉनकेव, बढ़िया, इसमें हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा रहे हैं, जीवन चल रहा है, ठीक। लेकिन इसका आकार क्या हो गया, सिकल शेप हो गया। इसमें जो हीमोग्लोबिन उसकी मात्रा कम हो गई, शरीर में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो क्या होगा, थोड़ा सा काम करेंगे हांफने लगेंगे, कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं, बेचैनी होने लगेगी, घबराहट होने लगेगी, क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच रही है। देखो इसके साथ दिक्कत क्या है, अब ऐसा नहीं होता कि एक ही रात में पूरी आरबीसी अपनी सिकल शेप हो गई, वो धीरे धीरे होती है। पर समस्या क्या है, भारत जैसे देशों में या जो विकासशील देश है, यहां पर स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बहुत कम है। अवेयरनेस ऑफ हेल्थ जो है कैसी है, बहुत कम। आदमी को थोड़ा भी बुखार है, थोड़ा यदि सिर दर्द है, वो दवाई की दुकान जाके मेडिकल वाले से लेकर आएगा कि भैया सिर दर्द दे रहा है, गोली दे दो। तो क्या होता है, जब थोड़ी बहुत आरबीसी फर्क पड़ता है, उनका आकार बदलता है, तो इंसान ध्यान ही नहीं देता, सोचता है कमजोरी है। फिर जब बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो जाती है और जब वो इलाज करवाने जाता है, तो उस समय तक बहुत सारी आरबीसी का आकार जो है सिकल सेल हो चुका होता है। इसीलिए क्या होता है, जिस व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया हो जाए, उससे बचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। एक तो जेनेटिक बीमारी है, जीन इफेक्ट कर रहा है, वहां एक बड़ी समस्या, और फिर इतनी अवेयरनेस ही नहीं। मान लो कि बिल्कुल शुरुआती अवस्था में किसी को पता चल जाए ना कि उसकी थोड़ी बहुत सेल बस सिकल सेल हुई है, और उसको माइक्रोस्कोप में देखा, सैंपल दिख गया, इलाज करा ले, तो वो ठीक भी हो जाएगा। लेकिन अब आपको पता है मिडिल क्लास है ना, वहां ज्यादा चेकअप वाकअप चलता नहीं है सिस्टम, तो बहुत सारी आरबीसी सिकल सेल हो जाती हैं, फिर इंसान उसको नहीं संभाल पाता, और फिर आखिरी में क्या होता है, कभी कभी परिस्थिति बिगड़ जाती है। तो इस बीमारी को कहा जाता है सिकल सेल एनीमिया। जीन आ गया तो रिलेट कर लेना, अब है ना, थोड़ा आईक्यू डेवलप करो।
साइंस पढ़ रहे हो, जीन आ गया मतलब ये एक प्रकार की कैसी डिसीज होगी, जेनेटिक डिसीज है, ये एक प्रकार की क्या है, आनुवांशिक बीमारी है। ठीक, चलिए उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डिसीज, अगली बीमारी, अगली जो डिसीज है आपने उसका नाम भी सुना हुआ है ना, इसके तो बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट आते हैं, इसका प्रमोशन भी चलता रहता है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज होते हैं जिससे इसकी एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, है ना, तो बहुत ज्यादा आपको इसमें घबराने का नहीं, समझ जाओगे। अगली जो बीमारी अपन पढ़ रहे हैं, इस बीमारी का नाम है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया, ठीक, मान लो थैलेसीमिया से ना समझे हो तो आपने कभी ऐसा सुना है कि कहते हैं कि अरे यार एक बच्चा है या वो व्यक्ति है उसका खून पानी बनने लगा, सुना है टर्म, सुना होगा, जरूर सुना होगा, बोलचाल में कहते हैं यार वो बच्चा जो है उसकी तबीयत बहुत खराब, उस बच्चे का खून पानी बन रहा है। तो खून पानी बन रहा है समझना, जिस व्यक्ति को थैलेसीमिया बीमारी होती है उसके शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण रुक जाता है, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन या निर्माण क्या होता है, रुक जाता है। अब लॉजिक लगाओ यहां से, हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग लाल है, अब हीमोग्लोबिन का निर्माण ही रुक गया तो उस व्यक्ति का जो लाल रंग है वो गाढ़ा लाल जो है वो धीरे धीरे हल्का होने लगता है ना, तो उसी को क्या कहने लगे कि खून क्या बनने लगा, पानी। ऐसा नहीं सोचना खून पानी बनना मतलब ट्रांसपेरेंट हो गया, पारदर्शी कुछ बह रहा है शरीर में, ऐसा नहीं, जो गाढ़ा लाल रंग था, हीमोग्लोबिन तो बन ही नहीं रहा, तो वो रंग धीरे धीरे हल्का होने लगा, तो उसे अपन बोलचाल में कह देते हैं खून पानी बन गया। सुना होगा आपने, थैलीसेमिया के लिए बोन मैरो ट्रांसफर किया भी अभी सलमान खान ने, ये भी आपने न्यूज में पढ़ा होगा। ठीक है, हालांकि अब समय समय पे ब्लड बदलना इसका उपचार है लेकिन संभव नहीं है ना, कहने पर ये कागज पे ये चीज अच्छी लग रही है पर हर थोड़ी थोड़ी समय पे ब्लड बदलना पॉसिबल नहीं है। मान लो कोई रेयर ब्लड ग्रुप है, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है तो कंडीशन तो फिर और बद से बदतर हो गई, तो वो एक उपचार नहीं है इसका। तो अपन कह सकते हैं कि जिसको थैलेसीमिया हो वो थोड़ा उसके साथ समस्या हो जाती है। और याद रखना थैलेसीमिया भी एक प्रकार की जेनेटिक डिसीज है, ये भी क्या है, आनुवांशिक बीमारी। सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, इन सबके दिवस मनाए जाते हैं, जागरूकता के लिए कैंप चलते हैं, थीम होती है, WHO प्रोग्राम करता है, वो सब जेनेटिक डिसीज में पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं घबराना। यहाँ पर आरबीसी है इसलिए वो बहुत ज्यादा नहीं यहाँ पर है ना, सिर्फ आरबीसी के प्रोस्पेक्ट से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब थैलेसीमिया का मतलब शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण रुक जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, लास्ट एक डिसीज इसको अपन देखते हैं, एक और डिसीज, हालांकि ये सुनने में आपको नहीं मिलेगी पर एग्जाम के हिसाब से आप यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से देखें तो जरूरी। इस बीमारी का नाम है परनीसियस। परनीसियस, अपन ने क्या कहा कि यदि आरबीसी की संख्या कम हो जाए तो उसे कहा जाता है एनीमिया, यदि नंबर ऑफ आरबीसी डिक्रीज हो जाए तो उसे हम कहते हैं एनीमिया। यहां पर क्या होता है, इस बीमारी में आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी की जो जीवन काल है जिसे अपन कहते हैं लाइफ स्पैन, ये जो जीवन काल है ये कम हो जाता है। एक कल की क्लास में पढ़े थे, उम्मीद करता हूं मैं आपको याद होगा, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, वो उस घटके हो जाता है 18 से 20 दिन का। ये जो लाइफ स्पैन है ना इसका 120 दिन का, ये घटके सिर्फ और सिर्फ हो जाता है 18 से 20 दिन का। और जब ये इतना कम हो जाता है तो आप समझ लो, जो 120 दिन जिसको काम करना था 18-20 दिन काम करेंगे, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है कि जीवन काल कम हो गया, ऐसा कहते हैं परनीसियस, और ये होता है कोबाल्ट की कमी से। ठीक, ये जो है किसकी कमी से होता है, कोबाल्ट, CO, कोबाल्ट की कमी से। यदि आयरन आ जाए तो एनीमिया, आयरन में फिर इसको टिक नहीं करना, आयरन या विटामिन के को ऑप्शन आ जाए, हाँ विटामिन B12, कोबाल्ट और विटामिन B12, क्योंकि B12 में भी कोबाल्ट है, B12 का केमिकल नाम
साइनोकोबालामाइन, कोबाला, कोबाला मतलब कोबाल्ट, तो कोबाल्ट और विटामिन बी12 की कमी से जो डिसीज होगी वो होती है परनीसियस। ठीक, तो यहां पर अपना जो आरबीसी टॉपिक है ये होता है समाप्त। आरबीसी बड़ा टॉपिक है, एक पार्ट इसका आपको प्रीवियस वीडियो में मिलेगा और इस वीडियो में अपन ने आरबीसी का पूरा पार्ट कवर करने की कोशिश की है। ठीक, अब धीरे धीरे और आगे वाली वीडियो में अपन और भी जितने भी ब्लड से रिलेटेड वो सब जैसे डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, ये सब अपन पढ़ते जाएंगे। आप लगातार मेहनत करते रहे, आप मॉक टेस्ट लगाते रहें, सर्च करते रहें, नेट में क्वेश्चन देखते रहें, जो भी क्वेरी जो भी डाउट है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा। हमारे चैनल से संबंधित कोई भी जानकारी को जानने के लिए आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।